सोचिए, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है, बल्कि लकड़ी का एक पतला सा तख्ता है जो हर सेकंड हिचकोले खा रहा है। आपके चारों तरफ अंधेरा है, इतना गहरा कि नीला समुंदर भी काला दिख रहा है। हवा की आवाज़ किसी भूखे जानवर की तरह गुर्रा रही है और आपके चेहरे पर नमक और ठंडे पानी के थपेरे पड़ रहे हैं। वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई सड़क नहीं, कोई सिग्नल नहीं, सिर्फ आप हैं। एक टूटी हुई छोटी सी नाव है और सामने खड़ा है मौत का सबसे बड़ा चेहरा, एक 40 फुट ऊंची लहर जो बस आपको निगलने के लिए तैयार है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत थी विक्रम की जिंदगी की। उस रात समुंदर शांत नहीं था, वो शिकार कर रहा था और उसका शिकार था विक्रम। विक्रम 38 साल का एक मंझा हुआ स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो शहर की भीड़-भाड़ से दूर शांति ढूंढने निकला था। वो लॉजिक और नंबर्स का आदमी था। उसकी पूरी जिंदगी कैलकुलेशंस पर चलती थी। अगर ब्रिज बनाना है तो लोड कैलकुलेट करो, अगर रिश्ता निभाना है तो वक्त कैलकुलेट करो। लेकिन समुंदर के पास अपना कोई कैलकुलेटर नहीं होता। विक्रम ने अपनी 28 फुट लंबी सेल बोट, जिसका नाम उसने आज़ाद रखा था, उस पर एक सोलो ट्रिप प्लान की थी। मुंबई से निकलकर मालदीव्स के नीचे से होते हुए अफ्रीका के कोस्ट तक। एक सिंपल रूट, एकदम परफेक्टली प्लान्ड। उसकी बोट आज़ाद नई थी, टेक्नोलॉजी से भरी हुई थी। जीपीएस, सैटेलाइट फ़ोन, वाटर मेकर, सब कुछ था। विक्रम को लगा था कि वो तैयार है, पर वो भूल गया था कि समुंदर इंसान के प्लान्स पर नहीं, अपनी मर्जी पर चलता है। उसका एक ही उसूल था, एक मंत्र जो वो हर मुश्किल वक्त में खुद से कहता था, कंट्रोल व्हाट यू कैन, सर्वाइव व्हाट यू कांट। यानी जो कंट्रोल में है उसे संभालो और जो नहीं है उससे बस जिंदा बच निकलो। कंट्रोल व्हाट यू कैन, सर्वाइव व्हाट यू कांट। ये लाइन उसने अपनी बेटी रिया को सिखाई थी जब वो साइकिल चलाना सीख रही थी। लेकिन आज ये लाइन उसकी जिंदगी और मौत के बीच का धागा बनने वाली थी। पहले 10 दिन बिल्कुल वैसे गुजरे जैसे विक्रम ने स्प्रेडशीट पर लिखा था। हवा परफेक्ट थी, धूप हल्की थी और आज़ाद पानी पर मक्खन की तरह फिसल रही थी। विक्रम रोज सुबह कॉफ़ी बनाता, हॉराइजन को देखता और सोचता कि शायद यही वो शांति है जो उसे चाहिए थी। लेकिन 11वें दिन कुदरत ने अपना पहला क्लू दिया, एक छोटा सा इशारा कि कुछ गलत होने वाला है। शाम के वक्त विक्रम ने नोटिस किया कि समुंदर का रंग बदल रहा है। गहरे नीले से एक अजीब सा मटमैला ग्रे हो गया था। आसमान में बादल नहीं थे, लेकिन हवा में एक भारी नमी थी, जैसे तूफान आने से पहले सांसें रोक लेता है। और सबसे अजीब बात, उसने पानी में मरे हुए कुछ जेलीफिश देखे, हजारों की तादाद में। वो सतह पर तैर रहे थे। ये नॉर्मल नहीं था। विक्रम ने अपना बैरोमीटर चेक किया, प्रेशर तेजी से गिर रहा था। उसने सोचा, चलो एक छोटा डिप्रेशन सिस्टम होगा। उसने पाल को एडजस्ट किया और खुद को शांत रखा। कंट्रोल व्हाट यू कैन, उसने खुद से कहा। लेकिन ये कोई मामूली डिप्रेशन नहीं था। रात के 2 बजे पहला तूफान आया। ये द ओपनर था। इसने दस्तक नहीं दी, सीधा दरवाजा तोड़ दिया। हवा की स्पीड अचानक 40 नॉट्स क्रॉस कर गई। आज़ाद एक खिलौने की तरह उलट पुलट होने लगी। विक्रम कॉकपिट में था, सेफ्टी हार्नेस बंधा हुआ, लेकिन पानी का फोर्स इतना था कि उसे लगा उसकी पसलियां टूट जाएंगी। लहरों ने बोट को उठाकर पटका। एक तेज क्रैक की आवाज आई। ये मास्ट नहीं था, ये रडर का कनेक्शन था। स्टीयरिंग व्हील विक्रम के हाथ में फ्री घूमने लगा। बोट अब बेकाबू थी। वो हवा की दिशा में घूम गई और एक बड़ी वेव सीधा साइड से आकर टकराई। बूम! पानी कैबिन के अंदर घुस गया। विक्रम चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ तूफान के शोर में गायब हो गई। वो नीचे भागा। पानी घुटनों तक था। इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड से चिंगारियां निकल रही थी। जीपीएस स्क्रीन ब्लिंक हुई और फिर हमेशा के लिए काली पड़ गई। सैटेलाइट फ़ोन, वो चार्ज पर था,
लेकिन पानी ने शॉर्ट सर्किट कर दिया था। सिर्फ 4 घंटे के अंदर विक्रम का कंट्रोल खत्म हो चुका था। अब सिर्फ सर्वाइवल बचा था। सुबह जब तूफान शांत हुआ तब विक्रम को नुकसान का अंदाजा हुआ। आज़ाद अब आज़ाद नहीं थी, वो अपाहिज हो चुकी थी। रडर जाम हो चुका था, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्राइड थे और सबसे डरावनी बात, फ्रेश वाटर टैंक में समुंदर का खारा पानी मिक्स हो गया था। उसके पास पीने के लिए सिर्फ वो इमरजेंसी बोतलें बची थीं जो मुश्किल से 10 दिन चलने वाली थीं। और किनारा अब हजारों मील दूर था। विक्रम डेक पर बैठा गीली लकड़ी को घूरता रहा। फ्लैशबैक में उसे रिया का चेहरा याद आया। वो 8 साल की थी। उसने विक्रम से पूछा था, पापा अगर मैं खो गई तो आप मुझे ढूंढ लोगे ना? विक्रम ने हंसकर कहा था, हमेशा, मैं दुनिया के किसी भी कोने से तुझे ढूंढ निकालूंगा। वो वादा उसके कानों में गूंज रहा था। आज वो खुद खो गया था। उसने मुट्ठी बंद की। नहीं रिया, मैं वापस आऊंगा। कंट्रोल व्हाट यू कैन, सर्वाइव व्हाट यू कांट। विक्रम ने लॉजिक लगाना शुरू किया। जीपीएस नहीं है तो क्या हुआ? सूरज और तारे तो हैं। सेक्सटेंट यूज करना उसे आता था। रडर टूटा है। उसने टूटी हुई टेबल और रस्सी से एक काम चलाऊ स्टीयरिंग सिस्टम बनाया। अगले 20 दिन एक नई रूटीन बन गए। सुबह पानी बाहर फेंकना, दिन भर धूप में डायरेक्शन चेक करना और रात को ठंड से बचना। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, या उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन समुंदर विक्रम के दिमाग के साथ खेल रहा था। दिन 35 पर दूसरा तूफान आया। ये द डिसीवर थो। ये तूफान शोर के साथ नहीं आया, ये धोखे के साथ आया। बारिश हुई, जो अच्छी बात थी क्योंकि विक्रम ने पानी कलेक्ट कर लिया। लेकिन हवा की दिशा लगातार बदल रही थी। विक्रम को लगा वो नॉर्थ जा रहा है, लेकिन करंट्स उसे गोल गोल घुमा रहे थे। रात के वक्त उसे पानी में लाइट्स दिखाई दी। एक शिप, एक बड़ा कार्गो शिप होराइजन पर चमक रहा था। विक्रम की उम्मीद जाग उठी। उसने फ्लेयर गन निकाली। हाथ कांप रहे थे। उसने ट्रिगर दबाया। एक लाल गोला आसमान में गया। शिप ने हॉर्न बजाया। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वो बच गया। वो जोर से चिल्लाया, इधर, मैं यहाँ हूँ। लेकिन फिर वो शिप धीरे धीरे गायब होने लगा। रोशनी धुंधली पड़ गई। कोई शिप नहीं था। वो सिर्फ बादलों में बिजली की चमक और विक्रम की थकान का हेल्यूसिनेशन था। उस रात विक्रम टूट गया। उसने डेक पर सर पटका। उसे लगा वो पागल हो रहा है। फ्लैशबैक, विक्रम अपनी वाइफ अंजलि से बहस कर रहा है। तुम हर चीज को इक्वेशन की तरह सॉल्व नहीं कर सकते विक्रम। जिंदगी महसूस करने के लिए होती है, सॉल्व करने के लिए नहीं। अंजलि छोड़कर चली गई थी क्योंकि विक्रम इमोशनलेस हो गया था। आज समुंदर उसे वही इमोशंस फील करवा रहा था। डर, अकेलापन, बेबसी। दिन 50, खाना खत्म होने वाला था। विक्रम ने अब मछली पकड़ना शुरू किया था। कच्चे मांस को खाना उसकी मजबूरी थी। उसका वजन 15 किलो कम हो चुका था। हड्डी और चमड़ी का ढांचा बन गया था वो। लेकिन तीसरा तूफान अभी बाकी था। ये द साइलेंट किलर। ये कोई विंडस्टॉर्म नहीं था, ये काम था। लगातार 8 दिन तक हवा का एक झोंका भी नहीं चला। बोट एक जगह रुक गई। धूप इतनी तेज थी कि डेक पर पैर रखना मुश्किल था। द डॉल्ड्रम्स, सेलर्स का सबसे बड़ा दुश्मन। प्यास से विक्रम का गला सूख कर कांटा हो गया था। उसने समुंदर की तरफ देखा। पानी इतना साफ और ठंडा लग रहा था। दिमाग ने कहा, बस एक घूंट पी ले, थोड़ा सा खारा पानी कुछ नहीं करेगा। ये मौत का लालच था। अगर वो खारा पानी पीता तो डिहाइड्रेशन से मर जाता। उसने खुद को रोका। उसने अपना हाथ काट लिया ताकि दर्द से होश में रहे। कंट्रोल व्हाट यू कैन, वो बड़बड़ाया। आवाज अब फट चुकी थी। तभी उसे एक और क्लू मिला, एक ऐसी चीज जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। बोट के साइड में एक प्लास्टिक का टुकड़ा तैर रहा था। उसने उसे उठाया। वो एक रैपर था। उस पर हिंदी में लिखा था, गरम मसाला। हिंदी? यहाँ? इसका मतलब वो किसी शिपिंग लेन के पास है।
या फिर वो घूम फिर कर वापस इंडिया के पास आ गया है? उम्मीद की एक किरण जगी, लेकिन उस रैपर के साथ एक अजीब बात थी। वो ठंडा था, बहुत ठंडा। समुंदर का पानी गर्म होना चाहिए था इक्वेटर के पास, पर यह पानी बर्फ जैसा क्यों था? दिन 60। विक्रम की हालत खराब थी। उसके पैरों में इन्फेक्शन फैल रहा था। वो अब और नहीं लड़ सकता था। तभी आसमान का रंग बदला। काला नहीं, बल्कि एक अजीब सा सफेद और ग्रे। चौथा तूफान आ रहा था, द फाइनल बॉस। हवा ऐसी चली कि आजाद की बची कुची पाल फट गई। लहरें पहाड़ जितनी ऊंची थी। इस बार विक्रम कैबिन में छुपने के बजाय डेक पर आ गया। उसे लगा ये अंत है। अगर मरना है तो मैं लड़ते हुए मरूंगा, उसने सोचा। वो व्हील पर खड़ा हो गया, रस्सी से खुद को बांधा और तूफान की आंखों में देखा। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें जम रही थी। बारिश की जगह ओले गिर रहे थे। नहीं, ये बर्फ थी, स्लीट। विक्रम हैरान था। इंडियन ओशन में बर्फ? ये कैसे हो सकता है? तूफान ने उसे 2 दिन तक रगड़ा। विक्रम बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो तूफान शांत हो चुका था। दिन 66। विक्रम ने आंखें खोली। सब कुछ शांत था। उसने सर उठाया। क्या वो मर चुका है? उसने सामने देखा। दूर धुंध के पीछे कुछ काला सा दिख रहा था। जमीन? वो घिसटते हुए आगे गया। हाँ, वो जमीन थी, पथरीली चट्टान। वो बच गया। वो इंडिया पहुंच गया। लेकिन जैसे ही बोट नजदीक गई, विक्रम की रगों में खून जम गया। वो किनारा हरा भरा नहीं था। वहां नारियल के पेड़ नहीं थे। वहां काले पत्थर और सफेद बर्फ थी। और किनारे पर पेंगुइन्स थे। पेंगुइन्स? विक्रम का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो इंडिया वापस नहीं आया था। उसका कंपास टूटा नहीं था। वो मैग्नेटाइज हो गया था और गलत रीडिंग दे रहा था। पूरा वक्त जब उसे लगा वो नॉर्थ वेस्ट जा रहा है अफ्रीका की तरफ, वो एक्चुअली साउथ जा रहा था। वो करंट्स और तूफानों के साथ बहते बहते सदर्न ओशन में आ गया था, अंटार्कटिका के पास, केरगुलन आइलैंड्स के करीब। वो गर्म इलाके से सीधा दुनिया के सबसे ठंडे और वीरान हिस्से में आ गिरा था। ये थी वो ट्विस्ट, वो सच्चाई जो उस गरम मसाला रैपर ने नहीं बताई थी। वो रैपर किसी इंडियन शिप से गिरा था जो अंटार्कटिका सप्लाई मिशन पर जा रहा था। विक्रम की विक्ट्री एक्चुअली एक नई सर्वाइवल सिचुएशन थी। वो जमीन पर था, पर वो जमीन इंसानों के लिए नहीं थी। लेकिन तभी उसने एक आवाज सुनी, एक डीप हॉर्न। इस बार ये हेलुसिनेशन नहीं था। एक बड़ा लाल रंग का आइस ब्रेकर शिप जो रिसर्च स्टेशन के लिए जा रहा था, उसने विक्रम की छोटी सी टूटी हुई बोट को रडार पर स्पॉट कर लिया था। विक्रम ने रस्सी छोड़ दी। वो घुटनों पर गिर गया। उसने सोचा था वो घर जाएगा, पर किस्मत उसे दुनिया के किनारे ले आई थी। रेस्क्यू टीम जब बोट पर आई, उन्होंने देखा एक आदमी जो हड्डियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? विक्रम ने धीरे से अपने सूखे होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, क्योंकि मैंने तूफान को कंट्रोल करने की कोशिश बंद कर दी थी। मैंने बस खुद को संभाला। कंट्रोल वॉट यू कैन, सर्वाइव वॉट यू कांट। उस दिन विक्रम ने सिर्फ मौत को नहीं हराया, उसने अपने अंदर के उस कंट्रोल फ्रीक को भी मार दिया जो उसे जीने नहीं दे रहा था। वो वापस आया, पर वैसा नहीं जैसा गया था। समुंदर ने उसका सब कुछ ले लिया, उसकी बोट, उसका घमंड, उसका डर। लेकिन बदले में उसे एक नई जिंदगी दे दी। जिंदगी में कभी कभी हम सोचते हैं कि हम गलत रास्ते पर हैं क्योंकि मंजिल नहीं दिख रही, पर शायद वो तूफान ही हमें सही जगह ले जा रहा होता है। बस हमें टिके रहना होता है। अगर इस कहानी ने आपकी धड़कन तेज कर दी हो और आपको महसूस हुआ हो वो ठंडा पानी और वो अकेलापन, तो ऐसी और सर्वाइवल कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।